नमस्कार। मैं मनोज खंडेलवाल लाइफ विद खंडेलवाल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग देख रहे हैं अब हिप पेल्विक और एसआई जॉइंट पेन के पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में हम लोग चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आगे की चीजें देखते हैं। नीलम, अब हम लोग देखेंगे हिप में कौन कौन से प्रकार के हम लोग टेस्ट करेंगे और कैसे करेंगे। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इलियो श्वास के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि T12 और LI5 की तरफ से आपकी एक मेजर श्वास जो है वो मसल्स निकलकर आपके हिप के पास आकर और ये पूरी तरह साइड चेंज कर रही है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। लेकिन आपका जो दायरा होता है वो T12 से लेके L5 तक ये पूरा कवर कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा। इसलिए प्राय पेशेंट का कमर की ट्विस्टिंग भी बहुत बार हिप को प्रभावित करती है। और हम लोग प्राय हिप के हिस्सों में जब भी कपिंग करते हैं तो उन पेशेंट को ज्यादा आराम मिलता है जिनका T12 L5 में इशू होता है टाइटनेस का, और ये हिप को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर मस्कुलर एक बातें हो रही है, यहाँ पर एसआई जॉइंट से इतर बातें हो रही है। बहुत प्रकार के पेन हिप और पेल्विक दायरे में होते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये पूरी की पूरी अब यह कैटेगरी मांसपेशियों वाली है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये वर्ड ध्यान रखना है, इलियोश्वास। ये हम लोगों को चेक भी करने होते हैं फिजिकल, और इस पर हमें इलाज भी करने होते हैं। यहाँ पर हुआ तो जय जी का पॉइंट अच्छे काम करते हैं, कपिंग अच्छे काम करते हैं, डीप टिश्यू मसाज अच्छे काम करते हैं, स्ट्रेचिंग अच्छे काम करते हैं। तो गन जो है एनवीटी गन है वो यहाँ पर अच्छे काम करते हैं। इसलिए सिर्फ निडल नहीं, निडल के साथ बाकी चीजों पे भी आपको काम करना आना चाहिए। और याद रखिएगा, मैं जब आपको पैडिंग सिखा रहा था तो दो प्रकार के पैडिंग सिखाया था, एक पैरेलल पैडिंग और एक क्रॉस कंट्रालेटरल पैडिंग। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन से इशू में कंट्रालेटरल देना है और कौन से इशू में आपको डायरेक्ट देना है, कौन से इशू में कंटिन्यूअस पल्स देना है, कौन से में डीडी देना है। अगर आपने भूल से भी यहाँ पर, अगर इशू अलग प्रकार का है और आपने अगर सिर्फ डीडी और कंटिन्यूअस को भी इंटरचेंज कर दिया तो भी पेशेंट का दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए परफेक्ट चॉइस बड़ी जरूरी है। एक तरफ तो रिजल्ट बढ़ता है और एक गलती होने से रिजल्ट में दर्द बढ़ता है। तो आपको ये चीजों की जानकारी होगी तो रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा, तुरंत रिजल्ट देने वाला होगा। यहाँ के केसेस में रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। तो कुछ इनोवेटिव टेस्ट करके हम थोड़ा सा जानते हैं। एक थॉमस टेस्ट है। थॉमस टेस्ट को ज्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, हिप एग्जाम में पेशेंट को हम लेटाते हैं और उनके पैर को नीचे लटका देते हैं। तो थॉमस टेस्ट जो होता है इलियोश्वास मसल्स टाइटनेट का। याद रखिएगा, अब हम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं। पहले हमने जो भी बात की थी वो एसआई जॉइंट की बात हुई थी। अब हम यहाँ पर जैसे इलियोश्वास कहते हैं ये एक मस्कुलर बात है। अब दोनों तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। दोनों तस्वीर में आपको इस चीज की जानकारी मिल जाएगी कि क्या अंतर आता है। जब पेशेंट यहाँ पर क्या करेगा, सीधा लेटेगा, पैर नीचे लटकाया हुआ है, और यहाँ पर पेशेंट सिर्फ अपने थाई को या नी को पकड़कर अपनी छाती की तरफ, इसको हम नी टू चेस्ट कहते हैं, ये सामने की तरफ लाएगा। तब आप यहाँ देखेंगे कि जिनको कोई इशू नहीं है कमर का, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं दिखाई दे रहा है। अब यही चीज को हम दूसरी तस्वीर में देखेंगे। दूसरी तस्वीर में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बटक के पास यह दायरा यहाँ पर उठ गया है, ये पैर ऊपर उठ गया है और ये पैर जर्क मार के आगे चला जाएगा। जैसे ही पेशेंट अपने पैर को सामने की तरफ लेगा, यह तुरंत यहाँ पर ये गैप क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब आपका हिप जो है वह प्रभावित हो रहा है। और यहाँ पर हिप का जो मामला है वो एसआई का नहीं है, बल्कि श्वास मसल्स जो है, इलियो श्वास मसल्स जो मेजर है वह इफेक्टेड हो रहा है, उसकी टाइटनेस यहाँ पर इशू है। तो देखिए, एकदम अंतर हो गया। और सीधी सी बात है, दोनों के सिम्टम लगभग लगभग एक जैसे थे, लेकिन एक पर मसल्स पे इलाज करना, एक पे जॉइंट पे इलाज करना, दोनों के पॉइंट एकदम अलग, काम करने का तरीका अलग, रिजल्ट अलग।
यहाँ पर पेशेंट को आप जल्दी रिजल्ट दे पाएंगे। तो एक नॉर्मल कंडीशन ऊपर वाले तस्वीर में है और रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस है नीचे वाले में। यहाँ पर मसल टाइटनेस की शिकायत होती है। अब आते हैं फेमोरिस मसल रिस्ट्रिक्शन टेस्ट में। यहाँ पर जो फेमोरिस मसल्स है, यह थोड़ा सा हम आगे की तस्वीर में जान लेंगे जब हम इसको पूरी तरह सामने की तरफ लेते हैं। जो मैंने अभी बताया था उसी की थोड़ी सी और व्याख्या होती है। तो यहाँ पर हिप जो होता है और वह टेबल से ऊपर आ जाती है, यहाँ जगह आपको मिल जाएगा। तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। जैसा मैंने आपको बताया था, इस टेस्ट को हम लोग थॉमस टेस्ट कहते हैं। थॉमस टेस्ट के बारे में आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं। ये सारी दायरा मेरे को आपको बताने के लिए इसलिए आसान है कि कल को आप अगर कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं या जानकारी है, तो इन चीजों को अगर शामिल कर लेंगे तो आपकी क्लिनिकल काम और बेहतर हो जाएगा। इतने साधारण टेस्ट चाहिए। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन दूर करो कि तीन अलग अलग है, जॉइंट के इश्यूज अलग है, नर्व के इशू अलग है, मसल के इशू अलग है। तो तीनों में अंतर करना बड़ा जरूरी होता है। तो एक सिंपल सा टेस्ट है जो तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया दो बातें, एक फेमोरिस मसल रिस्ट्रिक्शन, दूसरा इलियोश्वास टाइटनेस, और तीसरा थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा यूनिट बताया था। तो अब तीनों में आप अंतर करते चलिएगा क्योंकि अब धीरे धीरे सारी चीजें मिक्स हो गई। तो इसके बाद हम एक दूसरे टेस्ट की तरफ चलते हैं। या देखिए, एक ही टेस्ट नहीं करते, हम अलग अलग टाइप के टेस्ट करते हैं। जो रेक्टस फेमोरिस मसल्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यह आपके हिप से लेकर पूरे थाई के पास, ये एक्चुअली क्वाड्रिसेप मसल्स जो होता है उसका ही एक ये हिस्सा है रेक्टस फेमोरिस। और ये एकमात्र क्वाड्रिसेप मसल्स का वो हिस्सा है जो आपको हिप को और नी को दोनों को प्रभावित करता है। अगर कोई पेशेंट कमर दर्द में स्पेशली हिप और पेल्विक एरिया या ग्रोइन एरिया के पेन के साथ नी पेन की शिकायत लेकर आए, तो आपको अलग अलग इलाज करने की जरूरत नहीं है और अलग अलग इलाज से ये पेशेंट ठीक भी नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे घुटना दर्द में क्या होता है, पेशेंट से हम पूछते ही नहीं, हम घुटना दर्द का इलाज शुरू कर देते हैं, उसके आजू बाजू निडल लगा देते हैं, काम नहीं करेगा। अब मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब मैंने आपको पैडिंग सिखाया था तब मैंने आपको इस मसल्स पे पैडिंग और कपिंग करना दिल्ली और बॉम्बे के क्लास में भी सिखाया था, और पैडिंग के और कपिंग के क्लास में भी सिखाया था कि इस मसल्स पे आपको काम करना है। गन वाले में भी इस मसल से काम करना है। यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट काफी आसानी से मिल जाते हैं और ये एकदम सेफ है, निडल के लिए भी सेफ है, जो हमारा कायरो एक्यूपंक्चर है उसके लिए भी सेफ है। एक्यूप्रेशर यहाँ पर आपको देने का तरीका जो होगा वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, अंगूठे से उंगलियों से यहाँ पर एक्यूप्रेशर काम नहीं करेगा। प्लस यहाँ पर गन का प्रयोग बहुत अच्छा हो सकता है, फायर कपिंग का अच्छा हो सकता है, फंक्शनल कपिंग का अच्छा हो सकता है, और पैडिंग में दोनों स्लीपर वाले का भी और प्लस आपकी जियाजियान का भी, और यहाँ पर कंटिन्यूस पल्स भी और डीडी पल्स भी, यानी यहाँ काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। तुंग एक्यूपंक्चर का भी यहाँ बहुत अच्छा काम होता है, टीसीएम एक्यूपंक्चर का भी बहुत अच्छा काम होता है। और यह एक लंबी मसल्स है। तो आपको समझ में आ गया कि ये दो दायरा, इन हिप और नी, इन दोनों को प्रभावित कर, स्पेशली जो नी के ठीक ऊपर में जब हम चेक करते हैं तो वहां पर पेशेंट को दर्द मिलता है और थाई में टाइटनेस मिलता है पेशेंट को। जब हम यहाँ पर चार उंगल ऊपर में टेंडर चेक करते हैं तो उनको दर्द मिलता है, और ये सारे के सारे उनको स्टिफनेस मिलते हैं। और अब हमको समझ में आ गया कि कमर में हम ग्रोइन एरिया जब चेक करेंगे तो इस एरिया में जब भी दर्द होगा तो हम कंफर्म कर लेंगे यहाँ से, इस रूट से, कि पेशेंट को हमारा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या होगा, और यहाँ पर हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर लोकल नीडल लगाया तो सीधी सी बात है, लोकल नीडल के दायरे में ये मसल्स है ही नहीं, तो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। और कमर दर्द के लिए आपने अगर कमर का कोई भी पॉइंट लिया तो इसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इश्यूज जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो सीधी सी बात है, उस दायरे में कोई भी नीडल आपने लिया नहीं और पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा नहीं। और एक्यूप्रेशर में भी यही गलतियां हमसे हो जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसको समझ के हम जो टेस्ट करेंगे, ठीक इसके पहले वाला टेस्ट करेंगे तो उसमें कंफर्म हो जाएगा पेशेंट का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि रेक्टस फेमरिस जो है इसका मतलब समझेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ, नहीं तो ये भी जरूरत नहीं थी। रेक्टस का मतलब होता है एक सीधा, तो ये देखिए पूरी तरह ऊपर से नीचे तक सीधा आया हुआ है। ये फेमोरिस जो है फीमर से, तो ये फीमर पे जाके नीचे
ज्वाइन हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम मिलकर रेक्टस फेमोरिस मसल्स हो गया। ये चार मसल्स का एक ग्रुप होता है क्वाड्रिसेप में, उसका एक ये मेजर है, और ये एकमात्र ऐसा रेक्टस फेमोरिस है क्वाड्रिसेप्स का जो आपकी नी को प्रभावित करता है। तो सबसे बड़ी बात है, जब नी का पेन आए साथ में अगर सी वाले एरिया में कोई दर्द आए, तो आपका दिमाग फिर हिप पेन की तरफ जाना चाहिए, न कि बैक पेन पे, न कि नी पेन पे। और वहां पर रिजल्ट हम बहुत अच्छा दे सकते हैं अगर हमने एक सिंपल सा टेस्ट जो अभी इसके ठीक पहले बताया था वो कर लिया, और इलाज कर लिया, पेशेंट उसी दिन मुस्कुराते हुए चला जाएगा, क्योंकि ये मस्कुलर इशू है। मस्कुलर इशू में हम बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। तो अब क्वाड्रिसेप मसल्स के जो चार हैं, वो आपको पता ही है, वास्तु लेटरल से, वास्तु मेडियलिस से, वास्तु से इंटरमीडियस है, और रेक्टस फेमोरिस है। तो ये चार से ये ग्रुप बनता है। ये मैंने इसलिए अभी बता दिया क्योंकि जब आप पेडिंग लगाएंगे तो आपको ये मसल्स का ख्याल रखना पड़ेगा, जिससे आपके रिजल्ट और अच्छे होंगे। तो अब इसी में हम लोग उस टेस्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लेते हैं। अभी जो पहला वाला टेस्ट था उसको आप सीधा लेटा के भी ले सकते हैं। पैर अगर झुकाएंगे तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। अब उन दोनों में आपको डिफरेंस करना है, हमको तरह तरह से जांच करनी है, ये दिमाग में रखिएगा। एक ही तरह से जांच करके एकदम श्योर शॉट मत हो जाइएगा, क्योंकि एक टेस्ट में कभी भी 100% इसका प्रोग्नोसिस नहीं होता है। किसी में 60 है, किसी में 70 है, किसी में 90 है, किसी में 80 है। तो हर पेशेंट पे तीन चार प्रकार से टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। तो कैंडल टेस्ट है, इसमें रेक्टस फेमोरिस कंट्रक्चर टेस्ट हम करते हैं। इसको अगर सीधा लेटाएंगे तो पहले वाला टेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर पैर लटका देंगे तो ये दूसरी वाला टेस्ट हो जाएगा। इसमें जो अंतर आता है वो ये अंतर आता है कि हम सबसे पहले पेशेंट का 90 डिग्री में पैर लटकाते हैं, ये वाला, और पेशेंट को ये ले जाने के लिए बोलते हैं, पेशेंट खुद ही ले जाता है ये। और जब आप यह को सीने से लगाएंगे, यानी नी टू चेस्ट को जैसे ही नीचे की तरफ लेंगे, ये वाला पैर जो है यह आपका आगे की तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये आगे की तरफ बढ़ना है, यह इंडिकेशंस पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि रेक्टस फेमोरिस कंट्रक्चर टेस्ट पॉजिटिव बोल के लिखते हैं अपने उसमें, या कैंडल टेस्ट पॉजिटिव लिखते हैं, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि हमने क्या टेस्ट किया। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पेशेंट है वो सीधा लेटेगा और 90 डिग्री की तरफ वो पैर को लटकाएगा। और यहाँ पर ज्यादा करके आपके पास बेड उस टाइप के होने चाहिए, पेशेंट को गिरा मत दीजिएगा, क्योंकि प्राय लोगों के बेड बहुत नीचे होते हैं। इसमें हम लोगों को किस टाइप के बेड का चुनाव करना चाहिए ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो लोअर में ये नहीं हो पाएगा, जमीन से पैर ऊंचे होने होंगे, इसके प्राय फिजियोथेरेपी के बेड थोड़े से ऊपर होते हैं। अगर वो आगे नहीं जाएगा तो, अगर पैर आगे नहीं गया तो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब होगा कंफर्म। लेकिन ये जो पैर आगे जा रहा है यहाँ पर, ये एक पॉजिटिव पेशेंट है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, थोड़ा पैर हिलने को नहीं, ये पैर 90 डिग्री तक आगे बढ़ना चाहिए। और आप इसको ताकत लगा के भी फिर टेस्ट करेंगे। जब पेशेंट ऐसे लेट गया, यहाँ लगा दिया, ये पैर आगे चला गया, तब आप क्या करेंगे, अपना हाथ लगाएंगे और इसको वापस इस पोजीशन में लाके छोड़ेंगे। थोड़ी देर में पैर वापस जंप मार के यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव टेस्ट है। और इसका मतलब ये क्या हुआ कि यह रेक्टस फेमोरिस कंट्रक्शन टेस्ट पॉजिटिव है। अब इसका जो भी इलाज होगा वह आपको मालूम है कैसे करना है, क्योंकि यह कमर से नहीं बल्कि हिप से प्रभावित है, और इस टाइप के पेशेंट को बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है। अब आते हैं रेक्टस फेमोरिस ट्रिगर पॉइंट जानने के लिए, कि अगर हम एक्यूपंक्चर से काम करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर आप एक्यूपंक्चर से काम करते हैं तो इसके ट्रिगर पॉइंट को चेक करना जरूरी होता है। तो इसका ट्रिगर पॉइंट जहां पर हमने एक्स मार्क दिया हुआ है, ये इसका हाईएस्ट ट्रिगर पॉइंट होता है। यहाँ पर शूटिंग पेन होता है, और दूसरा नी के 4 अंगुल ऊपर भी पेशेंट दर्द की शिकायत करता है। तो हम लोग जो पैडिंग लगाते हैं वह याद रखिएगा, जब हम क्रॉस पैडिंग लगाते हैं तो भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम मैनुअल काम करते हैं, यहाँ पर हम डीप प्रेशर देके मैनुअल रिलीज करते हैं। और बहुत प्रकार के यौगिक पोस्चर में यह बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आप योगा वाले, योगा का जो मैंने बताया वो वाले, और जो हमारे पुराने क्लास में मैं बता के गया था वो सारे आप इस्तेमाल कीजिएगा। आज मैं आपको अंतर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ गया कि ट्रिगर पॉइंट कौन सा होता है। अब इसी तरह के और भी टेस्ट है, उसको भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं। अब वापस हम आते हैं पहले वाले जॉइंट वाले पेन पे, क्योंकि उसके केसेस काफी ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों पैर को
एड़ी को हवा में उठा लेते हैं और दूसरा पैर जो होता है वो हवा में ही रहेगा। जिस पैर में हमें दिक्कत होती है हम दोनों पैर का टेस्ट करते हैं। यहाँ पर कोई एक दीवार की तरफ, इस तस्वीर में नहीं है तो बता देता हूँ मैं आपको, दीवार पे पेशेंट को हम करवाते हैं, नहीं तो पेशेंट गिर जाता है। वहां पर पेशेंट हल्का सा टच करता है दीवार के ऊपर में और दोनों हील को अपने पंजों के बल पे ऊपर कर लेता है, और जो पैर उसका इफेक्टेड है, जो बी वाले तस्वीर में है, उसको क्या करते हैं हम, पूरे बॉडी वेट के साथ बिना दूसरे पैर की एड़ी को लगाए पूरे को रखते हैं। और रखने के साथ साथ क्या होता है, जहां उसका दर्द है वहां पर शूटिंग पेन होगा। यानी सैक्रो इलियक जॉइंट पे उसको दर्द ऐसे टेस्ट करने के साथ साथ अगर होता है तो यह फिर जॉइंट पेन है, अगर नहीं होता है तो फिर जॉइंट पेन नहीं है और कोई पेन है। लेकिन एक ही टेस्ट से कंफर्म नहीं करना है, हमको तीन चार प्रकार के टेस्ट करने होंगे, याद रखिएगा, तीन चार प्रकार के। इसलिए किसी में कोई पॉजिटिव मिलेगा, किसी में कोई पॉजिटिव मिलेगा। अगर दो तीन टेस्ट में समझ लीजिए हमने चार प्रकार के टेस्ट किए, चार प्रकार में तीन प्रकार में पॉजिटिव मिला तो वो पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव मिल सकता है। ठीक है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर जो पैर डाला जाता है वो धीरे से नहीं, वो फोर्सफुली डाला जाता है और बिना घुटना पहले वाले का मोड़े, तभी ये टेस्ट होता है। यानी कुल मिला के इसका पीछे का मकसद मैं बता देता हूँ इस टेस्ट का, कि हम एक पैर पे जैसे एक्सरे करते समय पूरे बॉडी का वेट डालते हैं, जिसको वेट बेयरिंग कहते हैं। तो ये पूरा बॉडी का वेट उस पैर पे डालेंगे तभी टेस्ट होगा, इसलिए दूसरा पैर का हवा में रहना जरूरी होता है। यानी उस पर हम वेट नहीं डालते। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रकार के टेस्ट हम देख लेते हैं हिप एग्जामिनेशन के। तो इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, हिप एडक्टर मसल्स का हम लोगों को एक इनोवेटिव टेस्ट करना है। यहाँ पर देखिए, आप अगर दो तस्वीर को देख रहे हैं तो एक है नॉर्मल, क्योंकि हम मैंने आपको शुरुआती दौर में जो बताया था कि हम गैड का टेस्ट करते हैं, जब पेशेंट चलता है तो हम थोड़ा सा कपड़ा उसका जो है वो ऊपर कर लेते हैं और उसके कमर पे सी वाला हाथ लगाते हैं, फिर उसको चलने के लिए बोलते हैं। तब उसके अंगूठे जो होते हैं ना, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, उससे हमें समझ में आ जाता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अब अगर ध्यान से देखेंगे, पहली तस्वीर को देखिए, तो इसमें दोनों बराबर है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले हमने जो टेस्ट किया था पैर के ऊपर वेट बेरिंग का, ये सेम वही पोजीशन है। यानी एक पैर पर पूरा प्रेशर है और दूसरा पैर हवा में है, और दूसरा वाला जो है उसमें भी वो हवा में है, लेकिन उसका हिप जो है, जो पैर हवा में है उधर का गिर गया है। अब यहाँ पर कुछ खास बात ध्यान देने वाली है, वो खास बात क्या ध्यान देने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर खास बात ध्यान देने वाली है कि ये जिधर का हिस्सा झुका हुआ है, चलते समय या खड़े होते समय, दोनों प्रकार से टेस्ट होता है, चला कर भी होता है और खड़ा करके भी होता है, कि दोनों पे वेट गिर रहा है। एक में हम गेट का टेस्ट करते हैं और एक में हम हिप के लोकेशन का टेस्ट करते हैं। तो जिधर का पैर गिरा हुआ होता है इस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये दूसरी तरफ को देखकर ये कंट्रालेटरल हिप ड्रॉप को देखा जाता है। कंट्रालेटरल हिप ड्रॉप का मतलब हो गया, जिस पैर पे आप खड़े हैं, जो पैर हवा में है, हवा वाला पैर का हिप गिरेगा, बस दिमाग में रखना है कंट्रालेटरल। यानी जिस पैर पे खड़े हैं उस पैर का प्रॉब्लम के लिए आपको देखना दूसरे पैर की तरफ है। यहाँ पर देखने का तरीका अलग होता है। तो दूसरा कैसे देखना है, चलिए एक और तस्वीर में हम समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर आप ज्यादा करके हम क्या चीज के लिए डायग्नोसिस कर रहे हैं पहले ये दिमाग में रखिएगा। एक होता है हिप के इनस्टेबिलिटी के लिए और दूसरा होता है हिप एबडक्टर वीकनेस के लिए। ये सिंगल लेग स्क्वाट कहलाते हैं। यहाँ पर अगर पेशेंट एक पैर पे खड़ा है और अपोजिट लेग का, याद रखिएगा, अपोजिट लेग का जो हवा में है उधर का हिप अगर नीचे आ गया है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव गिनेंगे और ग्लट्स मेडियस डिसफंक्शन में इसको लेंगे। यानी हमारा हवा वाले पैर के तरफ का मसल्स गिरा है तो यह कमजोर नहीं है, बल्कि जिधर का पैर खड़ा है नहीं गिरा है वह इफेक्टेड है। दिमाग में ये बात रखिएगा, उल्टा मत सोचिएगा। यहाँ पर ये मैं इसलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊंगा। इस तस्वीर में देखिए पेल्विक किधर ड्रॉप हुआ है, जो पैर हवा में है। तो इफेक्टेड पैर कौन सा हुआ, जो पैर पे वजन लिया गया है और उधर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो पैर इफेक्टेड है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि इस पे वेट गेयरिंग करना है, एक पैर पे खड़ा करना है, थोड़ा सा
उस पर वजन डालना है और पेल्विक का टिल्ट देखना है। तो ये एक रियल पेशेंट है जिसको हमने खड़ा किया। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पेशेंट का कौन सा लेग और कौन सा साइड। थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, जो अभी बताया आप खुद डायग्नोस कीजिए किधर का इशू है। जिधर ड्रॉप है उधर नहीं, जिस पैर पे खड़ा है उधर का इशू है। अगर दूसरे पैर का ड्रॉप हो गया तो पहला पैर, पहली तस्वीर जो ए तस्वीर है उसमें देखिए सामान्य स्थिति है। ये नेगेटिव टेस्ट है। नेगेटिव टेस्ट का मतलब इस पेशेंट को कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि पैर हवा में होने के साथ साथ इसके दोनों हिप लगभग बराबर हैं। लेकिन अगर बी वाली तस्वीर में आकर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, जो पैर हवा में है उधर की तरफ हिप झुक गया है। यहाँ पे दो बातें होती है। ये दो बातें क्या होती है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक तो क्या होता है, यहाँ पर ये हिस्सा जो होगा ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये हिस्सा बाहर की तरफ निकल, जैसे ही इस पैर पे खड़ा होगा, आप ध्यान से देखिए ये पैर पे खड़ा हुआ, इनका ये हिस्सा बाहर की तरफ नहीं निकला, यहाँ पर ये बाहर निकल गया। ये हिस्सा बाहर निकलेगा, नंबर वन। दूसरा है कि ये हिस्सा यहाँ पर ऐसे सीधा नहीं होकर ये हल्का सा ऐसे कर्व हो जाएगा और इधर की तरफ ये ड्रॉप हो जाएगा। ये हिस्सा जो होगा, पेंट को अगर आप सीधा करके पहनाएंगे फिर पैर पे खड़ा करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ये नीचे की तरफ आया मतलब यहाँ पे इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो हमको काम करना है दोनों तरफ। ये आगे चल के जानेंगे क्यों दोनों तरफ, क्योंकि हम बैलेंसिंग पे और अलाइनमेंट पे काम करते हैं। लेकिन आपको मेन काम का पैर जो है वो ये वाला है, ये इंडिकेटर है, ये दिमाग में रखिएगा। तो और आगे बढ़ते हैं, इस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप दोनों तस्वीर को देखिए और बताने की चेष्टा कीजिए कि किधर का हिप इश्यू है। बड़ा आसान है। ज्यादा करके पैर अगर आप इस ढंग का कराएंगे तो ध्यान रखिएगा, पैर को प्राय हम लोग 90 डिग्री तक ले जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि 90 डिग्री तक ले जाने से क्या होता है, वेट बेरिंग की कैपेसिटी पूरी हो जाती है। लेकिन कंधे पे अगर हाथ दिया हुआ हो तो इंडिकेटर के लिए ये सी बनाया हुआ है, याद रखिएगा ये सी के लिए है, ताकि हम इंडिकेशन देख सके। नहीं तो आप टी शर्ट को ऊंचा कर लीजिएगा, पेंट को पहले एक दायरे में पहना दीजिएगा, उसके बाद आप करेंगे तो पेंट का दायरा अपने आप इंडिकेटर मिल जाएगा बेल्ट का दायरे से। और ये हाथ जो है यहाँ कमर पे रख के भी करा सकते हैं और दीवार पे भी करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट का क्या गिरने की संभावना है या खड़े रहने की संभावना। अगर दोनों नहीं है तो आप पेशेंट के दोनों हाथ का सपोर्ट देंगे, हाथ नहीं पकड़ने देंगे। जस्ट आप सामने खड़े होंगे, अपना बाजू आगे कर देंगे, पेशेंट सिर्फ उसको टच करेगा। याद रखिएगा होल्ड नहीं करना है, टच करना है, जिससे कि उसको लगे कि मैं गिरूंगा तो मुझे कोई संभाल लेगा। अब यहाँ पर देखिए, जानने की चेष्टा कीजिए किधर का इशू साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आपको अब मालूम पड़ गया कि किधर का क्या होना है। ये नोट्स में दे दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा। एक ही चीज है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, तो इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा। तो अब आपको तीन तस्वीर से मैं ये बता देता हूँ कि कहाँ इशू है। अब अगर आप हिप को देखेंगे, ये अंदर की स्थिति है, तब आपको समझ में आ गया कि अलाइनमेंट बिगड़ चुका है। यहाँ पर अलाइनमेंट बिगड़ा है तो गैड भी आएगा। और सीधी सी बात है, इफेक्टेड पार्ट जो है वह वो नहीं है जहां से ड्रॉप हुआ, वो इंडिकेटर है। इफेक्टेड पार्ट उसके अपोजिट है, इसलिए कंट्रालेटरल देखा जाता है। इफेक्टेड पार्ट जो होगा वो हवा में रहेगा, नहीं हवा में जो रहेगा वो गिरा हुआ होगा, और इफेक्टेड पार्ट जो होगा जिसके ऊपर बॉडी का वेट रहेगा। तो ये हो गया नंबर वन बात। नंबर टू बात हो गया, अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो लाल मार्का है वो गिरा हुआ हिस्सा है, जो प्रॉब्लम वाला हिस्सा है वो येलो वाला हिस्सा है। तो इफेक्टेड हिप कौन सा हुआ इसमें, ये वाला इफेक्टेड हिप हुआ जिस पर वजन लिया गया है। अगर आप देखेंगे तो दो कंडीशंस मिलेंगे जो मैंने आपको बताया था। एक तो इसका हवा वाला पैर जो होगा वो साइड में जाएगा, तो उसका हिप गिर जाएगा। जैसे पैर ऊपर करेंगे हिप गिर जाएगा। और लाल रेखा में हमने क्या बताया था, वो पैर जो है, कमर जो है वो उधर की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होगा। तो ये दो इंडिकेशंस आपको मिलेंगे जिससे आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि हिप एब्डक्टर मसल्स, यहाँ पर सारा खेल मसल्स का है। तो जितने भी इलाज होंगे वो मसल वाले पॉइंट के लिए होंगे, इसलिए यहाँ पर काम करने में आसानी है और रिजल्ट देने में आसानी है। तो आपको अब समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन है जिसको आप दिमाग में दोहरा लीजिए, ये सदा के लिए आपके पास दिमाग में बैठ जाएगा कि ये जो सिंगल लेग टेस्ट है इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये कौन से एक्टिविटी में यह नजर आता है। जब हम एक पैर पे खड़े होते हैं तब, दो पैर पे खड़े होते हैं तब, या हम बैठते हैं तब,
तो हम लोगों को चार पांच चॉइस है कि एक अगर हम एसआई जॉइंट के हिसाब से देखें तो सिटिंग और रनिंग में वो दर्द बढ़ जाएगा। तो ये अगर सिटिंग और रनिंग में अगर दर्द बढ़ता है तो फिर वो एसआई जे पेन का इशू है, यानी वो जॉइंट का इशू है। लेकिन सिटिंग में और रनिंग में यह ड्रॉप नहीं होगा। डबल पैर पे खड़ा होने से ड्रॉप नहीं होगा। जब हम सिंगल लेग पे खड़ा होगा ड्रॉप होगा, तो इसका मतलब हो गया ये मस्कुलर इशू है और ये हिप का इशू है। और यहाँ पर हमको काम मस्कुलर और हिप का करना है। तो ये क्वेश्चन से ये एक आंसर मिला, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन सा प्राइमरी मसल्स जो होता है वो इफेक्टेड होता है। अगर आपको मसल एनाटॉमी की जानकारी है तो ले लीजिए, नहीं तो मेरिडियन के हिसाब से चले जाएगा। तो ग्लूट्स मेडियस है, ग्लूट्स मिनिमस है, ग्लूट्स मैक्सिमस, या सारे हैं, या पिरिफॉरिस मसल्स है, या फिर आपको टेंसर फेशियल होती है, ये जो साइड में होता है। तो हमको तो आंसर मालूम पड़ ही गया कि ये हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ग्लट्स मेडियस की बात कर रहे हैं। तो अब आपको जो भी हिप के पास के मसल्स है, ये उसी बात की जो बटक के ऊपर मसल्स है और हिप के ऊपर मसल्स है, इसकी बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, जीबी 30 और हिप के पास के मसल्स पे आपको काम करना है और रिजल्ट देना है, जिसमें बहुत आसानी है और बहुत डिटेल में मैं बहुत बार बता चुका हूँ। वो सारी वीडियो देख लीजिएगा। याद रखिएगा। अब यहाँ पर आता है कि इस कंडीशन में कौन सा कंप्रोमाइज्ड होता है मूवमेंट, यानी हिप एबडक्शन हो गया, हिप एक्सटेंशन हो गया, या हिप के कौन से एक्शन है जो उसमें फ्लेक्शन वाले हैं। यानी कुल मिला के बात यही हो रही है कि हिप के जो जो प्रकार के रोटेशन है वो कौन कौन से प्रभावित होते हैं। तो ये हमको मालूम पड़ गया कि इसका जो डिसफंक्शन है वो हमारा हिप एबडक्शन में ही ये कमजोरी होती है, और ग्लूट्स मेडियस और मिनिमस इसमें डिसफंक्शन वाले फॉर्म में होता है, जिसका फंक्शन हमें करना है। यानी टोटल का टोटल हमको मसल्स पे काम करना है, नहीं हिप के मसल पे काम करना है। अगर साधारण भाषा में बात हो तो हिप के मसल्स की बात हो रही है। यहाँ पर जॉइंट भी नहीं है और नर्व भी नहीं है, इसलिए आपका पूरा फोकस क्या होना है, यहाँ पर लोकल फोकस होगा। याद रखिएगा, यहाँ यहाँ पर डिस्टल पॉइंट काम में नहीं आएगा, यहाँ पर अपर के पॉइंट काम में नहीं आएंगे, यहाँ पर एक्सटर्नल काम आपको करने के लिए बहुत बड़ा मसल मिल रहा है। तो आप पेडिंग का जम के इस्तेमाल कीजिए, डीप एक्यूप्रेशर जो आपके एल्बो से होता है या रिस्ट से होता है उससे इस्तेमाल कीजिए, और कुछ स्ट्रेचिंग विशेष प्रकार के होते हैं, टीसीएम के योगा है, नेचुरल योगा है, वो सारे से आप इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं और जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं। तो याद रखना है, वो याद रखना है कि ये जिस पैर पे आप खड़ा होते हैं उसके अपोजिट में कोई इशू आ रहा है, या जिधर आप खड़े हैं उधर ही इशू आ रहा है, ऐसा करके ये क्वेश्चन मैं तीन चार आपको दे रहा हूँ, या बराबर में आ रहा है ये बता चुका हूँ, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये चार ऑप्शंस है कि जिस पैर पे आप खड़े हैं उस पैर पे देखेंगे, या दूसरे वाले को देखेंगे, या सेम लेवल पे देखेंगे, या सामने की तरफ झुका के देखेंगे। तो हम लोगों को तो ये मालूम पड़ ही गया कि जो हम लोगों का अपोजिट साइड है वो इंडिकेटर है, और जिस पैर पे आप खड़े होंगे उस पैर पे आपको काम करना है, क्योंकि उधर ही इशू है। अब इस पे एक चीज ये आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो नर्व का मामला होता है, इस पे नर्व इन्वॉल्व होता है कौन सा। तो ये जब वीक होगा तो वो नर्व को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो L5 L2 S1 या फिर T12, कौन सा को ये प्रभावित करता है। याद रखिएगा, जब भी नंबर 5 नर्व के इशू के पेशेंट आते हैं क्रॉनिक केस में और अनट्रीटेड रहते हैं, तो वह सुपीरियर क्लोटेल नर्व को, जो L5 नर्व रूट कंप्रेस होता है वहां से जो भी इश्यूज आते हैं उससे यह प्रभावित होता है। तो जो लंबे केसेस पुराने केसेस आते हैं, तो नंबर 5 वाले कंप्रेशन के केसेस आते हैं, उसमें अगर इस प्रकार के कोई भी इशू आएंगे तो आपको दोनों पे काम करने पड़ेंगे। तो ये एक नर्व का भी मामला यहाँ पर L5 से रिलेटेड होता है। इसलिए जब भी हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं तो सारी चीजों को करते हैं, सब इंटरलिंक्ड होते हैं।
तो इसी तरह अब हम दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये एक साधारण सा सिंगल था। अब हम क्या करते हैं, वही एक टेस्ट है, लेकिन आपको जो मैंने बताया था कि कमर के पीछे दो डिंपल्स होते हैं, जो हम लोग एक्यूप्रेशर और ऑक्सीवेशन के लिए जम के इस्तेमाल करते हैं। हम सिंगल लेग पे करेंगे 90 डिग्री पे। पेशेंट अपना पैर उठाएगा और हम दोनों थंब को क्या करेंगे, उसी के ऊपर में अंगूठे से टच करके रखेंगे, और पेशेंट को मूवमेंट करने के लिए कहेंगे, यानी खड़ा होकर एक बार वो हिप इधर वाला ऊंचा करेगा, एक बार हिप, यानी जिसको हम कदम ताल या घोड़ा चाल कहते हैं। तो ऐसा कराकर हम लोग एक बार टेस्ट करते हैं। तो क्या होगा, आपका अंगूठा जो होगा वह हमेशा मूव करेगा ऊपर और नीचे। तो नी को 90 डिग्री तक उठाना इसमें जरूरी होता है। और इसमें दो बातें होती है, एक तो हम अंगूठे के अप एंड डाउन से चेक करते हैं, लेकिन अगर एसआई जॉइंट का पेन होगा तो याद रखिएगा, ये 90 डिग्री पैर उठाने के साथ साथ उसको वहां पर जहां यहाँ अंगूठा रखा है वहां पर, या उसको एसआई जॉइंट के पास में भयंकर रूप से एक बार ट्रिगर पॉइंट का दर्द होगा। जब वो पैर नीचे रख देगा तो उसका दर्द बंद हो जाएगा। तो ये टेस्ट से भी हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये वो एसआई जॉइंट का पेन है, ना कि दूसरे प्रकार का। तो यहाँ पर उठाना है और अंगूठा रखकर फिर इसको टेस्ट करना है। इसी प्रकार से एक अलग टेस्ट है, इसी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट और स्टैटिक टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अंगूठी को रखकर वापस हम अंगूठा वहीं रखेंगे जहां पर आपका डिम्पल से, और हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को आगे की तरफ झुकने के लिए बोलेंगे। जब पेशेंट आगे की तरफ झुकेगा तो दोनों अंगूठे अपना पोजीशन बदल देंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, और बहुत फास्ट गति से होंगे। जैसे ही आप वो सामने झुकेगा वो अंगूठा अपनी जगह से तुरंत चला जाएगा। अगर वो नेगेटिव केस होगा तो वो दोनों के दोनों एक ही जगह रहेंगे। ये इसका इंडिकेटर होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को खड़ा करेंगे, दोनों अंगूठे को जस्ट हम जिस जो डिम्पल्स होते हैं उसको हम लोग PSIS कहते हैं। तो PSIS पे दोनों हम अंगूठा रखेंगे। दोनों जो, अगर आप TCM की भाषा में बोलेंगे तो डिम्पल्स है, अगर आप एनाटॉमी की भाषा में बोलेंगे तो PSIS है। तो दोनों तरफ हम सी शेप बनाएंगे। याद रखिए, जब भी हम पकड़ते हैं हिप को तो सी शेप में पकड़ते हैं, ताकि हमको आगे का भी पेन मालूम पड़े और पीछे का भी मालूम पड़े। और याद रखिएगा, ये जो झुकना होता है ये स्लो होता है, लेकिन जो अंगूठा जो होता है ना वो धीरे, जैसे जैसे वो आगे झुकते जाएगा वो अंगूठा ऊपर नीचे होते जाएगा। एक ये बातें होगी। और दूसरा होगा, जहां पर उसको दर्द है वहां पर दर्द भी महसूस होता है। पहले वाले में उसको 100% दर्द से सूचना मिलेगी, और यहाँ पर अंगूठे से सूचना मिलेगी। तो ऐसे करके हम बहुत प्रकार के टेस्ट करके हम इस चीज को जांचते हैं। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर पेशेंट को जहां पर आपने अंगूठा रखा है फॉरवर्ड बेंडिंग के टाइम में अगर इसी अंगूठे के नीचे दर्द होता है तो वह एसआई जॉइंट का कंफर्म केस है, यानी वो एसआई जॉइंट का ही दर्द है। तो यानी बेंडिंग फॉरवर्ड हम सीटेड भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े होने पे आपको अपना अंगूठा लगाकर ये टेस्ट करना है। और याद रखिएगा, इसमें दोनों बातें होती है, एक अंगूठे का ऊपर नीचे होना और पेशेंट का इसी जगह दर्द होना। दूसरी जगह दर्द होगा तो वो दूसरे इश्यू होंगे, ये दिमाग में रखिएगा। जहां पे अंगूठा रखा वहां दर्द होगा तो एसआई जॉइंट का होगा, उसके अलावा और कहीं होगा तो वो दूसरे प्रकार के इश्यू होंगे। उसके टेस्ट फिर हम अलग अलग ढंग से करेंगे। अब हम लोग अलग अलग प्रकार से कमर में अलग अलग ढंग से हाथ दे के हम अलग अलग टेस्ट करते हैं। मैं चारों केस आपको बता देता हूँ। ये ध्यान से आप देखिए, इसने उंगली कहाँ रखा है। अगर पेशेंट यहाँ उंगली रखता है तो यह दर्द एसआई जॉइंट का नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, एकदम वो उसी जगह अंगूठा रखेगा 1 सेंटीमीटर के दायरे में। तो यहाँ पर जो कि जो आपका PSIS है वो है यहाँ पे। ठीक है, पेशेंट ने उंगली रखा है यहाँ पे, ये स्पाइन से यूबी मेरिडियन के 1.5 जून के अंदर अंदर का मामला होगा। अगर ये आपको L5 L4 के पास में कहीं भी अगर उंगली लगाए और कहे मुझे दर्द होता है तो ये फेसेट जॉइंट पेन का इशू है, ये एसआई जॉइंट का नहीं है। चारों में इंडिकेशंस थोड़े थोड़े अलग होंगे, लेकिन चारों के एकदम स्पेसिफिक डायग्नोसिस होंगे। अगर पेशेंट आपके यह बटक है,
ठीक है। इस बटक के मिडिल के ऊपर अगर कहे, जहां पर आप देखिए, ये हो गया आपका नाड़ा बांधने वाली जगह। इस नाड़ा बांधने वाली जगह से ऊपर होता है ये। और जो ऐसा ही होता है वो नाड़ा बांधने वाले से अंदर की तरफ होता है, यानी जहां पर आप पेंट पहनते उसके अंदर आता है और ये ऊपर जाता है। अगर मिडिल के ऊपर में कहीं होगा तो ये ग्लूटियल नर्व पेन होगा। तो याद रखिएगा, ये जॉइंट पेन है, ये नर्व पेन है। ये इतना ही स्पेसिफिक होता है जितना आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। और अगर ये बटक के मिडल में जहाँ जीवित थट्टी का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये साइटिका का होता है। और जो जिस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, PSIS, यानी जहाँ पर आपके डिंपल्स होते हैं, ये आपके जो हम कपड़ा बेल्ट वगैरह लगाते हैं उसके नीचे ही हल्का सा होता है, या वो एकदम टच किया हुआ होता है, तो वहां पर ये SI जॉइंट होता है। और ये 14 फिंगर टेस्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ। बिल्कुल वो क्रॉस करके उंगली करके एकदम आपको बताएगा। वो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर पेशेंट ये उंगली कोई जरूरी नहीं है पेशेंट ऐसा रखे, वो पेशेंट ऐसे भी रख सकता है, यहाँ दबा के दर्द बता सकता है। यहाँ पर पेशेंट ऊपर से नीचे तरफ के बता सकता है, ये पेशेंट स्पाइन की तरफ बताएगा। और यहाँ पर पेशेंट ऐसे, ये इस शेप में यानी इस टाइप में बताएगा कि यहाँ दर्द हो रहा है। तो याद रखिएगा, पेशेंट का बताने का तरीका एकदम एक्यूरेट होगा, 1 सेंटीमीटर के दायरे में ही, और जितनी बार पूछोगे उतनी बार वो वही बताएगा। तो इन चारों केस में आपको समझ में आ गया कि थोड़े थोड़े अंतर से भी आप बिल्कुल जान सकते हो कि कहाँ पर दर्द है, तो उसका मतलब क्या है। तो ये चारों के, एक तो जॉइंट पेन का है, एक नर्व पेन का है, एक आपके स्पाइनल रिलेटेड है, तो सब में ट्रीटमेंट का तरीका बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि एरिया इंडिकेट करता है वो किस प्रकार के इशू। और इसमें भी बहुत सारे इशू होते हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं जा रहा मैं, आपको साधारण भाषा में वो चीजें बताता हूँ जिससे आपका काम चल जाए। और ये एक टेस्ट होता है। इस पे हम लोग दो प्रकार से करते हैं, एक हम जो TCM वाले करते हैं, एक जो फिजियोथेरेपी वाले करते हैं। तो फिजियोथेरेपी वाला मैं हिंट दे दूंगा ताकि जो लोग इस बैकग्राउंड के तो वो जानते हैं, और जो TCM वाले हैं वो भी जान रहे हैं। हम पेशेंट को आराम से लेटा देते हैं और इसको फिंगर फोर टेस्ट कहते हैं। फिंगर फोर टेस्ट कहने के पीछे कारण जो होता है वो ये इसलिए होता है क्योंकि अंग्रेजी के जो चार लिखा जाता है ना, उस टाइप से ये टेस्ट हमारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नी के ऊपर नहीं रखकर, नी के हम ये पास में एडी को यहाँ पर रखेंगे, टेंडो HLS इसके पास रहेगा। और ऐसे करके इसको चार वाली पोजीशन में हम लोग बनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्राय फिगर फोर टेस्ट बोलकर कहते हैं। और इसको जानना बहुत आसान है, लेकिन ये SI जॉइंट के डिसफंक्शन को चेक करने का ये एक अच्छा तरीका है। अब आते हैं हम लोग स्पेशलाइज्ड टेक्निक की तरफ, जो हम लोग प्राय पेशेंट का करके कंफर्म करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक के जो टेस्ट थे वो साधारण टाइप के थे, अब जो टेस्ट होते हैं वह लगातार फिजियोथेरेपी वाले अपने फॉर्म में और TCM वाले अपने फॉर्म में इसको करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कमर के बल पेशेंट को लेटा देते हैं और 90 डिग्री पे उसका हम लोग क्या करते हैं, ये पैर जो है उसको मोड़ेंगे। और मोड़ते समय हम लोग याद रखिएगा, जो अफेक्टेड साइड है उसको मोड़ते हैं। तो हमारा जो अच्छा वाला पैर है वो नीचे की तरफ है, अफेक्टेड पैर जो है ऊपर की तरफ है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम अपोजिट नी के थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और हम दो तरफ से दबाएंगे। एक दबाएंगे हम यहाँ से नी, यहाँ पर हिप पर हम इस जगह हाथ रखेंगे। याद रखिएगा, हाथ रखना कहाँ है, वह आपका पोजीशन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। एक हाथ हम यहाँ रखेंगे, एक हाथ यहाँ रखेंगे, और इसको नीचे की तरफ दबाएंगे और इसको पुश करके यहाँ से उठने नहीं देंगे। अगर ये दबाते समय पेशेंट को जो दर्द होगा वो यहाँ पर हुआ, तो ये SI जॉइंट का पेन है। ये पीछे की तरफ है, ये हिस्सा पीछे की तरफ है, ये SI जॉइंट का केस है। यहाँ पर मैं दूसरी तस्वीर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐसे ही यह पैर को क्रॉस करके रखा है जिस पैर में इशू है, और इसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं, नीचे की तरफ प्रेस प्रेस कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी वाले इसको फेवर बोल कर टेस्ट करते हैं, उसमें इस पैर की पोजीशन थोड़ी अलग अलग टाइप की होती है। जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है वो फेवर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले, उसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है। उसको हम चार पोजीशन में करते हैं, लेकिन आप अगर सिंपल पोजीशन में भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें आ ही जाता है। तो ये ज्यादा करके अगर यहाँ पर दर्द होता है तो सेक्रोइलियक जॉइंट के लिए, पोस्टीरियर हिप के लिए, और लंबर से कोई भी इशू जो नीचे की तरफ आता है उन सब का हमको मालूम पड़ जाता है। तो
जिनको फेवर टेस्ट वगैरह करना है वो फेवर टेस्ट करें, लेकिन एक सिंपल टेस्ट में आपको दिमाग में बस यही रखना है कि आपको दो एक्शन इसमें चाहिए। एक तो आपका हाथ लगाकर इसको नीचे की तरफ करना है, इसको नीचे की तरफ करना है और इसको स्थिर रखना है। यहाँ पर हमको प्रेशर क्रिएट करना है ताकि ये स्थिर रहे, और जो दर्द होगा वो यहाँ नहीं होगा। अगर यहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है तो वो इशू अलग होगा, यहाँ अगर स्ट्रेच आ रहा है तो इशू अलग होगा, यहाँ स्ट्रेच आ रहा है तो इशू अलग होगा। अभी हम सिर्फ एक ही कंडीशन की बात कर रहे हैं, एसआई जॉइंट की, जो नीचे की तरफ है। तो आप अगर यहाँ पर प्रेशर करेंगे तो एसआई जॉइंट में पेन होगा। यहाँ का पेन जो होगा वो अलग अलग डिसीज होता है, उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ और आगे भी बताते रहूंगा। तो अभी फिलहाल इसी पे ध्यान दीजिए। तो जो दर्द होगा वो एसआई जॉइंट में होगा। इसमें हम लोग बस ध्यान ये रखना है कि ये जो पैर है ये हमको 90 डिग्री तक मोड़ना होता है। नी के ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो 90 डिग्री हो जाता है, इसलिए आपको ज्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली आपका आरओएम को टेस्ट करने का एक अच्छा तरीका है। और ये टेस्ट पॉजिटिव पाने का मतलब ही हो गया कि इसमें इलियोश्वास पेन या सेक्रोइलिक डिसीज दोनों में से एक का हमारा कंफर्म हो जाता है। जब कंफर्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इलियोश्वास मसल्स के भी टेस्ट कर लेते हैं और सेक्रोइलिक के भी टेस्ट कर लेते हैं, तो हम और कंफर्म हो जाते हैं कि ये इशू कौन सा है। अब दोनों पे काम कर लेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लगभग लगभग हम लोग उस दायरे को समझ चुके हैं। तो यहाँ पर टेस्ट करने का आपको तस्वीर और क्लियर से दिखा देता हूँ। जिनको फेवर टेस्ट आता है उसमें हम लोग चार एक्शन एक साथ करते हैं, फ्लेक्शन, एडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, और करके फिर हम पेशेंट का प्रेशर क्रिएट करते हैं और जान लेते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं भी जानते तो भी आपको बस ध्यान रखना है, जिस पैर में इशू है जिधर की तरफ, उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, नी से थोड़ा पीछे रखेंगे ताकि 90 डिग्री पूरा बने। पेशेंट सीधा लेटेगा, आपका हाथ कहाँ होना चाहिए ऊपर वाला ये आपको पता है। और इसको बहुत धीरे धीरे दबाएंगे, अचानक नहीं दबाएंगे, बहुत धीरे धीरे। याद रखिएगा सारे टेस्ट में हम जो भी दबाव डाल रहे हैं वो धीरे धीरे डालेंगे। जहां पर मैं थ्रस्ट करना होगा वहां पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इसको आप आराम से, जो दर्द होगा वो सिर्फ एसआई जॉइंट का दर्द देखना है, बाकी जगह के दर्द के इंडिकेशंस अलग होते हैं, तो उसको इसका हिस्सा नहीं मानना है। ये मैं अलग अलग ढंग से दिखा देता हूँ। और इस टेस्ट में एसआई जॉइंट का दर्द ही आपको देखना है, और ये धीरे धीरे प्रेशर दीजिएगा, एक साथ मत दबाइएगा। बहुत लोगों को मैंने एक साथ दबाते देखा है, वो मत कीजिएगा। आपको बहुत धीरे धीरे दबाना है और धीरे धीरे दबाकर ही हम ये टेस्ट करते हैं। तो आप अगर इसको बैठ के करना चाहते हैं तो बैठने में कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और यहाँ पर आप इसी ढंग से दबा के देखेंगे। तो इस ढंग से दबा के देखेंगे, अगर पैर नीचे नहीं आता है, ठीक है, और समझ लीजिए पैर नीचे नहीं आता है और कमर में दर्द भी नहीं होता है, तो ये इंडिकेशंस आपके स्टिफ मसल्स का इंडिकेशंस है, न कि जॉइंट का। लेकिन अगर ये नीचे दबा रहे हैं और वहां पर शार्प पेन होता है आपके एसआई जॉइंट में, तो याद रखिएगा यह एसआई जॉइंट का पेन है। फिर तो आप दोनों प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ से आराम से ले सकते हैं। ये सीटेड जो है फेवर टेस्ट होता है, और आपको अभी फेवर टेस्ट में नहीं जाकर इसी टाइप के 4 टेस्ट में जाना है। ये हम बॉडी के चार जो अंग्रेजी के लेटर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और जिनको मालूम है फेवर टेस्ट वो आराम से अपने ढंग से कर सकता है, थोड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है। अब अलग टेस्ट पे एक और आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब ये थ्रस्ट वाला आ गया है। देखिए जहां पर थ्रस्ट है वहां का एक्शंस अलग होगा। ये पोस्टीरियर शीर टेस्ट कहलाता है। इसमें हम पेशेंट को सीधा लेटाएंगे और लेटा के दो तीन प्रकार से हम ये टेस्ट करते हैं। यहाँ पर अपने बॉडी के ऊपर से ये धीरे धीरे, पहले तो हम टाइट प्रेशर देंगे कि पूरा हिप जो है नीचे लग जाए। और याद रखिएगा यहाँ पर सब बार आपको हाथ की पोजीशन ये बिल्कुल इसी टाइप से होनी चाहिए कि इस पर दबाव डालेंगे ताकि इस पोजीशन को आप चेक कर पाए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हम दबाव डाल रहे हैं और दबाव धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और बढ़ा के एक थ्रेश होल्ड हमें मिलेगा, एक पेन का थ्रेश होल्ड मिलेगा। पेशेंट कहेगा हाँ। उसी समय हम क्या करेंगे, इसको एक जोर से, जैसे हम कायरो में करते हैं वैसे एक बार हल्का सा प्रेशर, वहीं पे प्रेशर के ऊपर एक, जैसे हमने यहाँ तक प्रेशर दिया उसी प्रेशर को हम एक बार यहाँ तक दिए। तो इसी प्रेशर को हम थोड़ा थोड़ा देकर चेक करेंगे कि क्या उनके एसआई जॉइंट में दर्द बढ़ता है क्या। अगर वहां दर्द बढ़ता है तो ये पॉजिटिव है, दर्द नहीं बढ़ता है तो फिर ये पॉजिटिव नहीं है, ये फिर मस्कुलर इशू है। अब इसमें
क्या क्या कंडीशन होंगी? पेशेंट कमर के बल लेटेगा, जो नी है, जो इफेक्टेड नी है, उसको ऊपर करेगा और उसको हल्का हल्का दबाना है, फिर थ्रस्ट देना है, यानी ऊपर से नीचे झटके से एक बार दबाना है। जैसे ही आप झटके से दबाएंगे आपका एसआई जॉइंट में इस जो है वो एक दूसरे ढंग से भी हम नीलम, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बीच में हल्का सा एक बार ये हुआ था, बाकी अच्छा तुरंत आया अच्छा आवाज। अच्छा ठीक है चलो। तो यहाँ ध्यान देना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को वैसा का वैसा सीधा लेटाते हैं और पैर को अपनी तरफ कसकर पकड़ते हैं, और नीचे हम जहाँ हाथ लगा रहे हैं ये हम सैक्रो इलियक पर हाथ लगा रहे हैं, यहाँ बटक पे हाथ नहीं लगा रहे हैं। हम बिल्कुल बटक से नीचे ले जाकर एकदम जॉइंट पे हाथ लगा रहे हैं और धीरे धीरे इस पैर को ऊपर करते हुए चेस्ट की तरफ हम ले जाते हैं। और जब ये दर्द होता है तो इसको हम लोग एसआई जॉइंट के दर्द में ले लेते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा मकसद होता है हल्का सा एसआई जॉइंट पे हाथ लगाना, हिप को ऊंचा करना, मतलब बेड से हिप को हम लोग ऊंचा करेंगे, और जो नी है वो 90 डिग्री में आपका रहना चाहिए। और इसको प्राय हम लोग नर्व टेस्ट में भी और सेक्रोइलियक जॉइंट पेन में भी हम चेक करते हैं यार। यहाँ पर हम फिर ऊपर से नीचे की तरफ दबाव डालते हुए भी इसमें दोनों एक्शन करते हैं। हम यहाँ से ये भी लेते हैं और फिर यहाँ से इसको नीचे भी दबाव डालेंगे, नीचे दबाव डालेंगे तो ये हाथ नहीं रखेंगे, और ये हाथ रखेंगे तो इस बॉडी को हम ऊपर की तरफ लेंगे और इसको फिर सामने झुकाएंगे। उससे हम नर्व टेस्ट करेंगे, और ऐसा ही जॉइंट के लिए हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ पहले दबाएंगे और फिर लास्ट में इस टाइप से थ्रस्ट देंगे, जैसा हम कायरो में करते हैं। और वहां पर फिर अगर जॉइंट में पेन होता है तो ऐसा ही जॉइंट होता है। तो यहाँ पर ये दूसरा एक्शन होता है। अब इसी तरह के और टेस्ट हम करते हैं, जो वो उसी का ये एक छोटा सा रूप है जो अभी आपको हमने दिखाया था। तो इसमें हम लोग नर्व टेस्ट ही करते हैं। तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा ही है या नर्व है। वैसे L5 पे दोनों के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग एकदम नाक के बल पेशेंट को, यानी अब्डोमेन के बल लेटा है, और आपने देखा होगा ये नर्व का रूट दिया हुआ है, हम नीचे हाथ लगाएंगे और पैर को हिप के मतलब बाजू को इस टाइप से रखेंगे कि पूरा आपका जो पैर है वो आपके बाजू पे रहे, और उसको हल्का हल्का हम ऊपर उठाएंगे। पेशेंट अपने स्पाइन एरिया में दर्द की शिकायत करेगा। तो ये टेस्ट प्राय हम लोग किस काम के लिए करते हैं, L2 L3 और L4 में कोई नर्व के कंप्रेशन के इशू होते हैं तो उसके लिए करते हैं। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है जब हमको एसआई जॉइंट और नर्व के दोनों के टेस्ट करने होते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसकी एक्यूरेसी 70%, हर जितने भी अभी तक टेस्ट बताया सबकी एक्यूरेसी अलग अलग है, इसलिए ज्यादा करके हम लोग इसका टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि 70% यहाँ से मिल जाता है, और किसी से 60% मिल जाता है, और किसी से 80% मिल जाता है, तो हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि यही मामला है। और 2-3 बार कर लेते हैं तो सारे के इंडिकेशंस, चाहे आप 3 बार करिए 4 बार करिए, वो एकदम पर्टिकुलर वैसा का वैसा ही इंडिकेशंस मिलता है। तो L2 L3 L4 में अगर कोई आपके कंप्रेशन वगैरह का या नर्व का इशू होगा तो ये टेस्ट उसको कंफर्म कर देगा। वैसे SLR टेस्ट से भी हम यही काम करते हैं जो हम यहाँ से उल्टा होकर कर रहे हैं। और एक है सेल्फ करने के लिए, अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम करते हो या पेशेंट से तुरंत करना हो तो आपको इसी पोजीशन में पेशेंट को पहले इसी पोजीशन में पहले आप पेशेंट को एकदम सीधा ऐसे करके, गर्दन आपकी यहाँ रहेगी, पेशेंट एकदम सीधा रहेगा, फिर आपका दूसरा पैर ये भी 90 डिग्री। याद रखिएगा दोनों पैर की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ पर बॉडी एकदम सीधा रहेगा, ये बॉडी एकदम सीधा रहेगी, ये डिस्टेंस से ये पैर आगे नहीं जाएगा न पीछे रहेगा, ये एकदम स्ट्रेट रहेगा। थाई स्ट्रेट रहेगी, 90 का कोण यहाँ बनाना है और 90 का कोण यहाँ बनाना है। ये जब हो गया, पेशेंट गर्दन ऐसे रखेगा। फिर क्या करेगा, वो धीरे धीरे पेशेंट सामने की तरफ झुकेगा। जैसे ही झुकेगा उसको पेन जो है वो यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये जो सी वाले दायरे हैं, जहां दर्द होगा वो पेन का इलाका तय करेगा कि उसको क्या इश्यू। अगर यहाँ होगा तो ये
आपका नर्व की इशू है। अगर ये यहाँ होगा तो ये एसआई जॉइंट का इशू है, यहाँ होगा तो ये लेटरल फेशिया का इशू है, यहाँ होगा तो ये ग्रोइन एरिया का इशू है जो एसआई रिलेटेड ही है। तो ऐसे करके आप एक बार में ही सारी चीजों को जांच कर सकते हैं। सिंपल सा टेस्ट है, लेकिन याद रखिएगा ये धीरे धीरे कीजिएगा, अपनी तरफ से जोर लगा के मत कीजिएगा। ये पेशेंट खुद करता है, ये क्विक टेस्ट है, और ये ज्यादा करके हम नर्व के इशू के लिए ही ये टेस्ट करते हैं। और इस पे नर्व के कोई भी टेस्ट में अगर आपने जोर लगा दिया, जल्दी कर दिया, पटक दी कर दिया, तो बहुत ही शूटिंग पेन अनबियरेबल होता है। और पेशेंट उस समय तो एक बार आपको लगेगा कि पेशेंट यहाँ पर तड़पने लग गया है। तो ऐसा काम नहीं करें, धीरे धीरे करिएगा। अगर इन्फ्लेमेशन हुआ तो पेशेंट की स्थिति खराब हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ तो हो सकता है पेशेंट वापस अपनी पोजिशन में आएगा तो दर्द रुक जाएगा, लेकिन इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में आएगा तो वो दर्द काफी देर तक उसको तकलीफ देगा। तो ये धीरे धीरे करने का क्विक टेस्ट है, ये फटाफट करने का। पेशेंट को ऑनलाइन में भी आप पेशेंट को ऐसा करा कर देख सकते हैं कि उसको क्या इशू है। तो इसमें जो मैंने प्रायर टेस्ट बताए वो वर्चुअल क्लिनिक में सबके सब आप आराम से दूर बैठे भी पेशेंट का डायग्नोस कर सकते हैं। और पेशेंट आपको बड़े आराम, जैसे मोटे हो पतले हो, आप आराम से कर सकते हैं। मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया है। और एक सबसे आसान टेस्ट है, इसको हम रोल्ड लेग टेस्ट कहते हैं या लॉन्ग रोल टेस्ट कहते हैं। हम पेशेंट को आराम से लेटा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। पेशेंट को जब एकदम सांस लेने के लिए बोलते हैं, पैर एकदम सीधा रखने के लिए बोलते हैं, दोनों पैर जब सीधा होता है तो हम जैसे किसी भी चीज को आगे पीछे रोल घुमाते हैं, वैसे एक बार इधर घुमाना, एक बार इधर घुमाना, ऐसे करके हम इस पैर को मूव करेंगे। जब ऐसा मूव करेगा तो उनको ये सी वाला दायरे का पेन होगा, तो ये एसआई जॉइंट का पेन है। तो याद रखिएगा, ग्रोइंग एरिया में दर्द होगा तो भी एसआई जॉइंट का है, पीछे होगा तो भी एसआई जॉइंट का है, यहाँ होगा तो भी एसआई जॉइंट का है। इस रोलिंग का एकदम आसान सा तरीका है जिसमें कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, और इसमें तुरंत मालूम पड़ता है। याद रखिएगा, दूसरा, आपके पैर में होने, ये पैर अगर बाई चांस वहां दर्द नहीं होता है और एक पैर एकदम गिरा हुआ हो और एक पैर सीधा हो, और पैर को रोलिंग करने में एक पैर तो आराम से हो और एक पैर में टाइटनेस हो, तो ये फिर मस्कुलर इशू है। तो आप मस्कुलर एरिया पे काम कर सकते हैं। अगर पैर में वीकनेस है तो ये फिर नर्व का इशू है, फिर आपको नर्व पे काम करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, एक ही टेस्ट से आप तीनों प्रकार के डायग्नोसिस और असेसमेंट आराम से कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल लेटाकर एकदम आराम से आप रोलिंग करते हुए दोनों हाथ चलना आपका जरूरी है, एक बार दायां एक बार बायां। तो एक बार अंदर एक बार बाहर, और आराम से ये आप तीनों चीजों का पता लगा सकते हैं। एसआई जॉइंट का लिए सबसे अच्छी बात है कि सारे टेस्ट में दर्द जो होगा वो एसआई जॉइंट पर ही होगा, बाकी जगह नहीं होगा। बाकी जगह होने का मतलब है अलग इशू है। तो आप देखिए, रोलिंग कहाँ कर रहे हैं, एकदम नीचे कर रहे हैं पैर में, दर्द कहाँ हो रहा है, एसआई जॉइंट पे हो रहा है। तो ये सारे टेस्ट कितने आसान टेस्ट है जिससे आप बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं और रूट कोज पे काम कर सकते हैं। तो अब आगे पेरिफेरल मसल्स, जो प्राइसाइटिका जैसा ही सिम्टम देता है, तो वो आप पेरिफेरल मसल्स देख लीजिएगा, क्योंकि हिप का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आजकल हर पेशेंट को कमर में से दर्द थोड़ा नीचे जाती है, हम साइटिका साइटिका बोलना चालू कर देते हैं, जबकि उसमें से 50% साइटिका के होते ही नहीं है। तो पेरी फॉरेस्ट सिंड्रोम के बारे में एक पूरी 1 घंटे की क्लास है, वो देख लीजिएगा। यहाँ पर भी सिम्टम मिलते जुलते होते हैं, लेकिन मिलते जुलते का वो टेस्ट जो होता है वो करके आप रूल आउट कर लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला पेरी फॉरेस्ट मसल्स का है और आप एसआई जॉइंट के पीछे पड़े हुए हैं। तो सबको अलग कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए ये बातें मैंने बीच में बोल दी। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हिप पेन में वो भी इसका पार्ट रहेगा, तो वो वहां से आप देख लीजिएगा। अब एक एसएलआर का एक तरीका और है, जिसमें हम लोग इसको स्टेट लेग रेज अगेंस्ट रेजिस्टेंस टेस्ट कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 30 से 45 डिग्री, याद रखिए 30 to 45 डिग्री पेशेंट अपना पैर को ऊपर उठाता है, और हम लोग क्या करते हैं, नी के ऊपर, 4 अंगुलों ऊपर, थाई पे सी शेप से पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने पैर पे ताकत लगा के मेरे हाथ की तरफ धकेलो, और हम क्या करते हैं, ताकत लगा के पेशेंट के पैर को नीचे करते हैं। और जब ऐसा करते हैं, तो अगर पेशेंट को एसआई जॉइंट में पेन होता है तो ये एक केस कंफर्म केस का है। अगर वहां दर्द नहीं होकर
अगर दूसरी जगह कुछ इशू होता है तो फिर वो अलग अलग इशू है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये टेस्ट भी बड़ा आसान सा टेस्ट है। और अगर शार्प पेन उसके कमर की तरफ जा रहा है तो आपको मालूम ही है कि ये फिर इलियोश्वास मसल्स का भी इशू हो सकता है। तो वो इलियोश्वास मसल वाले टेस्ट करके ये टेस्ट के साथ आप अपने टेस्ट को कंफर्म कर सकते हैं कि ये एसआई वाला है या इलियोश्वास और एसआई दोनों मिले हुए हैं। तो वो एकदम आराम से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो उसमें आधा काम मसल्स का होगा, आधा काम जॉइंट का होगा। इसी तरह और साधारण साधारण टेस्ट है। ये सारे टेस्ट में अगर आप रिहेबिलिटेशन वाले हैं या फिजियोथेरेपी वाले हैं तो आपको ये सारे टेस्ट आते होंगे, और इसको उस ढंग से आप कर सकते हैं। मैं खाली रिमाइंड करने के लिए दिखा रहा हूँ। टीसीएम वाले अगर इतने भी जो बताया उतना कर लेंगे तो काफी है, लेकिन अगर आप जानते हैं नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो ये सब भी इंक्लूड कीजिएगा। इसमें बहुत स्पेसिफिक टेस्ट हम कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को सीधा लेटाते हैं और क्या करते हैं, उसका रेंज ऑफ मोशन हिप का है वो हम चेक करते हैं। बाकी जैसे एसएलआर टेस्ट होता है वैसे ही होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक जो अंगूठा है उसको एकदम सीधा रखेंगे और पैर को एकदम सीधा रखेंगे, पेशेंट अलाइनमेंट में एकदम सीधा लेटेगा। और दूसरे पैर को हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से बाहर की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पर ये पैर जो है आपने देखा होगा, थेरेपिस्ट भीतर है पैर बाहर है। अब धीरे धीरे थेरेपिस्ट इस पैर को हल्का हल्का धक्का देके इधर पुश करेगा, और यह लगभग लगभग हम 45 डिग्री तक ही लेके जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेके जाते। इतने में शार्प पेन उसको ऐसा जॉइंट के सी वाले एरिया में हो जाता है। अगर वहां होता है तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि इसको इशू क्या है। नहीं होता है, दूसरे इशू होते हैं तो फिर हम देख लेते हैं। ये सब एबडक्शन वाली कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह हिप एग्जामिनेशन में पैर को, नीचे वाले पैर को हम स्ट्रेट रखकर होल्ड करते हैं और दूसरे पैर को जस्ट उसके ऊपर से ले जाकर थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। तो ये एडक्शन हो जाता है। तो ये सारे लोग जो जानते हैं वो करें, जो नहीं जानते हैं उसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे रिजल्ट आपको वो जो मैंने छोटे छोटे बताए उसमें आराम से पकड़ में आ जाएगा। इसी तरह वो एक्सटेंशन है, इसमें हम लोग पैर को पेशी की तरफ करते हैं। अब एक्सटेंशन जो मैंने लेटा के पेट के बल में होता है वो भी एक तरह का एक्सटेंशन ही है। उससे भी कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर आप रीकंफर्म कर सकते हैं। इसमें ये 10 डिग्री तक में ही आपको पकड़ में, 10 से 12 डिग्री तक ही मोड़ने पे ये पकड़ में आ जाता है। लेकिन सारे में याद रखिएगा, दर्द उसी जगह होना चाहिए जहां का इशू है। अगर समझ लीजिए यहाँ पर आपने ऐसा किया और यहाँ पर दर्द हो रहा है तो सीधी सी बात है ये फिर कोऑर्डिनेशन मसल्स के बारे में हो रहा है। अगर समझ लीजिए यहाँ पर कोई पेन आता है तो सीधी सी बात है ये हैमस्ट्रिंग से रिलेटेड कोई इशू है। इसका दर्द जो आएगा वो इसी सी दायरे में आएगा। अगर ये ऊपर में आएगा तो ये फिर दूसरे नर्व के इशू हो सकते हैं। तो ऐसे ही आपको इंडिकेशन से समझना है कि चीज क्या होती है, और अलग अलग प्रकार के टेस्ट करके उसको रिकन्फर्म कर लेना है। बैठा कर भी आपको इसको दोनों तरफ मूव करते हैं। तो एक बार हम अंदर की तरफ मूव करेंगे 30 to 70, और फिर बाहर लेके जाएंगे लगभग 35 तक। और इसमें भी शार्प पेन, बहुत शार्प पेन होता है, याद रखिएगा, बहुत धीरे कीजिएगा। इस टाइप का आप सोचेंगे पैर लेके मोड़ देंगे तो उसको बहुत भयंकर रूप से दर्द होता है। बैठा के हम धीरे धीरे लेके जाते हैं, पेशेंट को दर्द होता है हम रुक जाते हैं, पूरा लेके नहीं जाते हैं। मतलब 70 डिग्री बोला था तो इसका मतलब नहीं हम 70 डिग्री तक ले जाए। और बाहर याद रखिएगा जो अंदर की तरफ हम मोड़ रहे हैं उसका आधा होता है, ये दिमाग में रखिएगा। हम अंदर ये 70 इधर मोड़ रहे हैं तो इधर की तरफ जाएगा वो 35 तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और ये बहुत धीरे धीरे ले जाया जाता है। थोड़ा सा लाएंगे, थोड़ा लाएंगे, थोड़ा लाएंगे। पेशेंट के चेहरे की तरफ हम देखते रहेंगे, जैसे दर्द होगा हम समझ जाएंगे। लेकिन ये दर्द यहाँ पर और यहाँ पर नहीं, बल्कि एसआई जॉइंट में, याद रखिएगा, जो पीछे की तरफ है वहां पर या ग्रोइन एरिया में दर्द होगा या एसआई में होगा या इस एरिया में होगा। तो ये इंडिकेशन हो जाएगा कि ये एसआई जॉइंट का इशू है। अगर नहीं होगा, दूसरी जगह होगा, तो वो फिर मस्कुलर या दूसरी इशू है। तो ये सब बड़े आसान आसान टेस्ट है जिससे आप बहुत अच्छा सा काम कर सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल नोटिस में ध्यान रखिएगा। इंटरनल हमेशा अगर 70 करते हैं तो उसका हाफ करेंगे बाहर की तरफ। तो इसी तरह दूसरे टाइप के टेस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर टाइम परमिट करते हैं तो। चलिए अभी 10 मिनट और ले लेता हूँ मैं। तो ज्यादा करके हम लोग 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं, वो 3 प्रकार में मैंने वहां बता दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप और स्पेशलाइज्ड होना चाहते हैं कि और बेहतर करना चाहेंगे तो ये 3 और आप टेस्ट करके और ज्यादा कंफर्म कर सकते हैं। एक होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है डिस्ट्रक्शन, तीसरा होता है सेक्टोरल थर्ड टेस्ट। इससे अगर कोई कंफर्म हो गया तो इससे रिकन्फर्म करने के लिए ये सारे टेस्ट हम करते हैं। तो चलिए ये 1 2 3 टेस्ट है, इन तीनों को हम अलग अलग ढंग से देखते हैं। पेशेंट को जो लेटाने का पोजीशन होता है वो बिल्कुल पैर को इसी ढंग से आपको मोड़ना है, याद रखिएगा।
ये कंपल्सरी पार्ट है, जैसे तैसे लटका नहीं है। और उसके बाद क्या करते हैं हम ऊपर से, ये जो प्रेशर है कंप्रेशन टेस्ट में हम ऊपर से नीचे की तरफ दबाएंगे, याद रखिएगा। हम दोनों तरफ टेस्ट करते हैं ये। ज्यादा करके हम लोग इलियक क्रेस्ट और AS ASIS पर हाथ रखेंगे और पेशेंट को धीरे धीरे दबाते रहेंगे, धीरे धीरे, याद रखिएगा। धीरे धीरे हम दबाते रहेंगे। और दबाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उसको, पेशेंट को हल्का सा मालूम पड़ेगा कि मेरे को अभी यहाँ पर हेवीनेस या हल्का सा दर्द लग रहा है। वहां पर फिर क्या करेंगे हम, कायों की तरह एक हल्का सा झटका देंगे। जैसे ही झटका देंगे पेशेंट आ करके पेशेंट तुरंत बोलेगा हो गया। ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट हो गया। अगर वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ तो हम ये 2-3 बार करते हैं, एक बार नहीं 2-3 बार करते हैं। तो 2-3 बार में अगर पेशेंट को कुछ भी फील नहीं हुआ तो हम मान के चलते हैं ये नेगेटिव टेस्ट है। अगर मालूम पड़ गया, एक बार में मालूम पड़ गया, तो ये फिर पॉजिटिव टेस्ट है। इसका ज्यादा करके स्कोर 70% के आसपास ही रहता है। इसलिए हम लोग कभी भी, याद रखिए, एक टेस्ट पे रिलाई नहीं करते, हम 2-3 टेस्ट करते हैं। तो इसलिए इसके साथ हम लोग दूसरे टेस्ट पे भी जाएंगे। कंप्रेशन टेस्ट का मैं दूसरे एंगल से आपको दिखा दिया कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। एसआई जॉइंट का ये जो ऊपर का पार्ट है, ये इफेक्टेड पार्ट है। जो पेशेंट हमें कंप्लेन किया तो पेशेंट को हमने इस ढंग से लेटाया और थ्रस्ट किया। यहाँ पर ये थ्रस्ट है, इसलिए थ्रस्ट जब भी करते हैं तो याद रखिएगा एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना जरूरी होता है। इसलिए क्यों, क्योंकि इससे आपका थ्रस्टिंग अच्छा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हाथ अगर आप देख रहे होंगे तो इसको हम लोग पंजा फंसा देते हैं या एक हाथ के ऊपर रख लेते हैं और फिर हल्का हल्का पहले दबाते हुए नीचे ले जाते हैं। और एक थ्रेशोल्ड मिलता है, तब फिर हम हल्का सा उसी पे जस्ट पुश किए और हाथ को ऊपर कर लिए। इसको हम थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट करके हम टायरों की तरह चेक कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। लेकिन एक टेस्ट पे नहीं जाएंगे, हम तीनों टेस्ट करते हैं। क्योंकि कभी कंप्रेशन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, डिस्ट्रक्शन में मिल जाएगा, सेक्रल थ्रस्ट में मिल जाएगा। बहुत बार सेक्रल थ्रस्ट में रिजल्ट नहीं मिलेगा, पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, डिस्ट्रक्शन और कंप्रेशन में मिल जाएगा। इसलिए तीनों का करना जरूरी होता है। तो डिस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे वो हम समझ देते हैं। ये तीनों आपको बताया, तीनों में डिस्ट्रक्शन ये बड़ा आसान है। आराम से पेशेंट को लेटा देंगे, दोनों हिप पे आप जैसा आपको पहले बताया गया था उस ढंग से हाथ डालेंगे। ज्यादा अच्छा रहता है, यहाँ पर जो तस्वीर है उसमें हमने दोनों बाजू दिया है, वैसे ये क्रॉस हाथ रखने से ज्यादा अच्छा रहता है। क्रॉस हाथ का मतलब हो गया, ये वाला हाथ इधर की तरफ और ये वाला हाथ इधर की तरफ रखेंगे तो उससे आप अच्छे काम कर पाएंगे। तो ये ASIS के ऊपर में हम हाथ रखते हैं। पेशेंट सीधा लेटा होता है, उसको डीप ब्रीथ करने के लिए बोलते हैं और इसको दबा के हल्का सा दबाते हैं, फिर वापस वैसा का वैसा जैसा मैंने आपको बताया था हल्का सा प्रेशर करते हैं। प्रेशर करने के साथ साथ SI जॉइंट पे अगर दर्द आता है, जो C वाला दायरा है, तो ये पॉजिटिव होता है। अगर नहीं आता है तो ये पॉजिटिव नहीं होता है। बहुत आसान है, अगर 2-3 बार कर लेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। ज्यादा करके ये थ्रस्ट जो होता है हम 3-4 बार देते हैं, ये याद रखिएगा। पहले हम दबाव बनाते हैं फिर थ्रस्ट देते हैं। तो और थ्रस्ट जो होता है ये दोनों का दोनों बाहर की तरफ जाएगा। ये हाथ क्रॉस करके दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को हाथ क्रॉस किए हुए फोटो मिले नहीं, तो मैंने ये फोटो ले लिया। तो आप हाथ क्रॉस करके दीजिएगा, उससे ज्यादा अच्छा रहता है। इससे ज्यादा करके हमको दोनों तीनों के बीच में मालूम पड़ जाता है। 100% वाले स्कोर हमारे आ जाते हैं, एक से नहीं आते, दोनों तीनों से आते हैं। तो अब तीसरा जो टेस्ट है सेक्रल टेस्ट, उसको भी हम जानते हैं, ये भी बड़ा आसान सा है। इस पर भी याद रखिएगा, टेक्निक आपको वही होगा कि अब पहले अपने हाथ को आप सही करेंगे। जब तक आप अपने हाथ को सही नहीं करेंगे आपका ये थ्रस्ट जो होगा वो सही ढंग का नहीं आएगा। हाथ का पोजीशन ये रहा। पहले हाथ की मजबूती या तो एक दूसरे के ऊपर रखिए, या पंजा फंसाइए या इस ढंग से पकड़िए। और उसके बाद क्या करेंगे, एकदम सेक्रल के ठीक हम पोजीशन के ऊपर रखेंगे। याद रखिएगा ये हाथ का पोजीशन नीचे नहीं होगा, ये दिमाग में रखिएगा। ये जो आपका हाथ है, ये एकदम जहां पर बटक की एंडिंग होती है वहां पर आपका रिस्ट आ गया, और ये पूरा पंजा आगे की तरफ होगा, ये दिमाग में रखिएगा। अगर आप इधर खड़े हो कि ये पंजा आगे इधर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए पंजा आगे रहेगा। आप बॉडी के ठीक ऊपर रहोगे, याद रखिएगा साइड से नहीं होता, पूरा बॉडी के ऊपर रहना। और इसको धीरे धीरे कंप्रेस करना, और लास्ट में एक कंप्रेशन के बाद में ये बॉडी को हाथ को मालूम पड़ जाता है और थ्रस्ट देना। हम थ्रस्ट देकर 2-3 बार थ्रस्ट देते हैं। अगर वहां थ्रस्ट देते हैं तो पेशेंट को अगर शार्प शूटिंग पेन होता है तो ये कंफर्मेटरी रहता है। ये तीनों टेस्ट जो होते हैं उसमें से लगभग या तो तीनों या इसमें से कोई भी 2 टेस्ट आपको कंफर्म हो जाने से हम पॉजिटिव मान लेते हैं कि ऐसा ही का इशू है। तो ये देखिए, आप ये दूसरे तकनीक से भी आप देख लीजिए ताकि आपका दिमाग में ये बैठ जाए।
यहाँ हाथ जो होगा आपको सैक्रम पे रखना है, और पंजा आगे की तरफ होना, पीछे की तरफ पंजा नहीं करना, बस ये दिमाग में रखिएगा। और थर्स्ट देने की कला जो है सारे कायरो जो हमसे सीखे थे सबको मालूम है। तो जस्ट नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, तो तीनों में से ये कंफर्म जब हो जाएगा तो हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा काम हो गया। इसमें हम दो प्रकार के थर्स्ट देते हैं। ये थर्स्ट में दो एक्शन होते हैं, दिमाग में ये रखिएगा। एक तो हम जस्ट नीचे की तरफ देते हैं, और दूसरा थोड़ा सा स्लाइडिंग आगे की तरफ देते हैं। दोनों एक्शन एक साथ होता है। जब हम कायरो पीठ पे करते थे तो ये एक्शन आप लोगों को सिखाया गया था। हम नीचे भी देंगे और थोड़ा सा ये आगे की तरफ साइड होगा, ये दोनों एक साथ मिला हुआ हिस्सा होता है। इसलिए इस हाथ को हमने क्या किया, इस हाथ से पकड़ा है, क्योंकि दो एक्शन है। ये हाथ इसको नीचे की तरफ करवाएगा और ये हाथ इसको आगे की तरफ करवाएगा। अब ये हाथ पकड़ने का मतलब आपको समझ में आया। इससे हम आगे की तरफ स्लाइड करके कर रहे हैं, इससे हम नीचे की तरफ कर रहे हैं, ये दोनों एक्शन एक साथ होता है। और इसमें हमको एक्यूरेट डायग्नोसिस हो जाता है। तो तीनों में से कोई भी दो टेस्ट होगा, और जिनको ज्यादा जानना है वो फादर टेस्ट जो है, फ्लेक्शन एडक्शन और इंटरनल रोटेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो फिजियोथेरेपी उनको पता है, इसलिए इस पे ज्यादा एक्चुअली पावर पॉइंट के माध्यम से ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये करके दिखाना होता है। तो इसी का और एडवांस रूप ये है, लेकिन अगर आप वो भी कर लेंगे तो ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको फादर टेस्ट लिख के भी कर सकते हैं। तो ये मैं खाली इंडिकेशन के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या किया था। तो ये तीनों चारों तरीके होते हैं जो आपका अपने क्लिनिक में जो फिजियोथेरेपी वो कर ही रही है। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैंने आपको तीन टेस्ट बताया उसमें ये सारी चीजें आ जाएगी। ये एक लास्ट टेस्ट है। ये टेस्ट अब हटा दिया गया है, मतलब बहुत सारे लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। एक पैर को हम लोग क्या करते हैं, नीचे डाल देते हैं ऐसे। पेशेंट का एक पैर हमारा नीचे रहता है, दूसरा जो नी टू चेस्ट हम कराते हैं, और इसको हम इधर की तरफ धक्का देते हैं, इसको नीचे की तरफ धक्का देते हैं। तो यहाँ पर पेन अगर क्रिएट होता है तो ऐसा ही जॉइंट होता है। लेकिन अभी इतने ज्यादा अच्छे अच्छे टेस्ट, फिजिकल टेस्ट आ गए हैं कि इस टेस्ट की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सब से इंडिकेशंस लगभग मिल जाता है। लेकिन ये भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन इसमें हर पेशेंट पॉजिटिव नहीं आता है, बस यही एक इसकी नेगेटिव बात है। और जिसका आता है उसका पहली बार नहीं आ जाता। तो ये भी हम दो तीन बार करते हैं। लेकिन इतने टेस्ट में जितना मैंने आपको बताया, उसी में से सारे किए बिना भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ इजाजत। क्लिनिकल प्रैक्टिकल एक्यूपंक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे मिलेंगे। आज आपको एक जिस्ट बताना था, ताकि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाए। हमारे लाइफ विद खंडेलवाल यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें 300 से ज्यादा वीडियो पड़े हुए हैं, उनको भी बीच बीच में देखते रहिए। हमारे किसी भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 7002506486 और 9435021306 का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर राउंड ले लूंगा। और आज के ये दो सेशन में मैंने हिप और pelvic नर्व और जो भी इशू जो आपके इस दायरे के अंदर है, जहाँ पर हम एक हाफ पैंट पहनते हैं, उसके दायरे के अंदर वाले सारे पेन जो हमारे बैक पेन, पेल्विक पेन, ग्रोइन पेन से रिलेटेड है, वो कवर हो गए। इससे आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एक्यूपंक्चर पॉइंट के दायरे को आप बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, और क्लिनिक दायरे में आप प्रवेश कर पाएंगे। हर काम निडल से करना कोई जरूरी नहीं है, रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं मनोज खन्ना थोड़ा सा पॉज लेता हूँ, कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो हम दे देंगे। नमस्कार।